तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। तो बेटा हम पिछले लेक्चर्स में ये कवर कर चुके थे। जो हमारे दो लॉस थे हम वो कवर कर चुके थे। ठीक है। पिछले 3 लेक्चर्स थे हमारे जिसमें हमने कवर किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो चैप्टर चल रहा है हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। और बच्चों अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा। तो बेटा दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन। ये जो लॉ दिया था वो किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने इन 1803 में। तो सबसे पहले यहां पर क्या कहा गया था? इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। तो यहां पर देखें बेटा, यहां पर कहा गया कि जब दो एलिमेंट्स, जैसे मैंने मान लिया एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट क्या है? बी है, ये कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है? ए बी। ये एलिमेंट बेटा किसी और रेशियो में कंबाइन हो रहा है, जैसे ए और बी टू हो गया तो ये बना दिया ए बी टू। या हो सकता है ये ए टू और ये बी टू आपका क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान रखें कि हमने ये क्या बना लिया, इस तरीके से बना लिया हमने कंपाउंड। तो हमारे क्या बनना है? जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा क्या बना सकते हैं? कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट वन लिखा है द वेट ऑफ वन एलिमेंट, द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर इन दीज कंपाउंड्स वी आर अ सिंपल होल रेशियो बाय वेट। तो सबसे पहले ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर एक जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये इसका वेट जो है बेटा आप देखें डिफरेंट है, और ये फिक्स वेट ऑफ हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है द वेट ऑफ वन एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? फिक्स वेट ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग फिक्स वेट किसका है? हाइड्रोजन का। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है बेटा? H2O बना रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, एक बात ध्यान रखें। तो बस डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी है नहीं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और मिक्स किया क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है बेटा हमारे पास? उधर है ना। तो ध्यान रखें ये हाफ टू हो गया और ये क्या हो गया? H2O। ये बना रहा है हमारे पास। ठीक है, एक बार फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और बना रहा है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है बट ऑक्सीजन का मास, एक में बेटा ऑक्सीजन हमारे पास कितना यूज हुआ है? वन एलिमेंट यूज हुआ है, और यहाँ पर कितना यूज हुआ है? हमारे पास दो एलिमेंट्स यूज हुए। तो यहाँ पर ध्यान रखें जब ये करेगा इसका हम रेशियो निकाल लें, इसका रेशियो निकाल लें। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं बेटा? दो। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं बेटा? वन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? वन, है ना। तो हाइड्रोजन का मास होता है वन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16। ये होता है हमारे पास। तो मैं इसको आगे वाले को रफ करता हूं थोड़ा सा, तो ध्यान रखेंगे। ये देखें इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, उधर है ना। तो यहां पर देखेंगे क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 16। तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 2:16। तो ये रेशियो कितना आया? 1:8। ओके, नेक्स्ट वन ध्यान रखें कि हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा हाइड्रोजन देखो हमारे पास कितने? दो। और ऑक्सीजन कितने हमारे पास? दो। तो ये दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? वन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा दो हो गए, तो क्या हो गया? 16 कर दिया। तो यहाँ पर रेशियो आ रहा है 2 कितना? 32। तो ये आ रहा है रेशियो 1 कितना? 16। तो यहाँ पर रेशियो देखें 1:8 और 1:16। तो यही कहा था जब वेट ऑफ वन एलिमेंट, बेटा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, वो सॉरी, हाइड्रोजन का मास फिक्स है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? उससे कंबाइन कर रहा है। वही तो लिखा हुआ है द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स वेट किसका है? हाइड्रोजन का। वी आर अ सिंपल होल रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो निकालो, इन दोनों कंपाउंड्स का। तो जब कंपाउंड्स का हम रेशियो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो होल रेशियो निकालो इन दोनों कंपाउंड्स का। तो क्या निकाला हमने? हमने यहाँ पर लिखा बेटा, आपका ध्यान रखेंगे क्या लिखा हमने। तो हमने लिखा 1:16, H2O2 का रेशियो रखा, और 1/8। तो 8 कहाँ पहुंचेगा बेटा आपके पास? ऊपर। और ये कहाँ पहुंचेगा? इधर साइड। तो रेशियो देखो 1:8 और 1:16। तो ये क्या कर लिया? 1। और ये क्या कर लिया बेटा? 2। तो रेशियो कितना आ रहा है? 1:। तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सिंपल होल रेशियो आएगा। ये बात ध्यान रखें, एक क्या आ रहा है? एक सिंपल होल रेशियो। तो बस यही बताना था। तो यहाँ पर देखा है
हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन आर 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। 16 और इन्होंने डायरेक्ट 32 का निकाल दिया है, डिवाइड नहीं किया है। हाइड्रोजन फिक्स्ड मास है बेटा 2 ग्राम विद अ सिंपल रेशियो ऑफ 16:32, यानी रेशियो कितना आया 1:2। तो इसमें आपने डायरेक्ट यहाँ पर भी हमने रेशियो निकाला तो कितना आ रहा है 1:2। तो बड़ा सिंपल है बेटा, इस लॉ को आगे देखेंगे किस तरीके से ये किया है। अगर एक दो बार इसको लिख के देख लेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आई होप सो ये बड़ी अच्छी तरीके से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है मास, तो उनके आपके जो मास दे रखे हैं वो मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखे हैं, एटॉमिक मास नहीं दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है कि इसका कार्बन है 1 ग्राम, तो यहाँ पर कार्बन का जो मास है वो फिक्स है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। कार्बन का जो मास है वो फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन का मास वहां फिक्स था, तो यहाँ पर कितना है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर 1.33, और यहाँ पर कितना है 2.66 ग्राम। तो ये जब ऑक्सीजन इससे कंबाइन होता है तो बना रहा है CO, और इससे जब कंबाइन होता है तो बनाता है CO2। ओके, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट था, तो द वेट ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, तो फिक्स वेट किसका है, कार्बन का। तो बेटा हमने मान लो हमने ये मान लिया कार्बन का, बेटा यहाँ पर दे रखा है एकदम कार्बन फिक्स मास लेस कंसीडर कितना मान लिया 100 ग्राम। तो कार्बन का जब हमने 100 ग्राम मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 133 ग्राम, उसी रेशियो में हमने यहाँ पर मान लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 266 ग्राम। तो बेटा यहाँ पर हमें किसका रेशियो निकालना है, डायरेक्ट निकालना है बेटा इसका 133 और 266 का निकाल लिया। तो हमने क्या किया, रेशियो अगर हमने इन दोनों का निकाला, रेशियो जिसका मास अलग है उन्हीं का तो रेशियो निकालते हैं, जिसका मास फिक्स है उसका रेशियो थोड़ी ना निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाला रेशियो 266 और रेशियो किसका निकाला 133। तो ये देखे कितना आ गया हमारे पास 2:1। अब बेटा ध्यान रखेंगे, किसी का भी ऊपर रख सकते हैं, किसी को भी नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हम ऐसा प्रयास करते हैं जिसका मास ज्यादा है उसको ऊपर रखें और जिसका मास कम है उसको क्या रखें, हम क्या करेंगे नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, वैसे हम किसी को ऊपर रख दें किसी को नीचे रख दें कोई दिक्कत नहीं। तो एक सिंपल होल रेशियो आ रहा है 2:1, कोई ज्यादा बड़े रेशियो नहीं आ रहा। तो ध्यान रखेंगे एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, जो एक एलिमेंट है उसका मास क्या होगा डिफरेंट रहेगा। तो अलग अलग दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा, तब रेशियो निकालेंगे, जिसका मास डिफरेंट है उनका रेशियो निकाल लो सिंपल, और रेशियो आना चाहिए क्या, एक सिंपल होल रेशियो। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बेटा एक क्वेश्चन और, तो ध्यान रखना एक एग्जांपल और है, तो इसको एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर कर रखा है बेटा। तो यहाँ पर भी एक सिंपल होल रेशियो रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कर लेंगे, ये एग्जांपल और है हमारे पास। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेंगे, अगर नहीं है तो उसको कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय, है ना, कर लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं इसको दोबारा बना दूंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन आ गया बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है बेटा, जर्मेनियस रिस्टर ने दिया था। इट स्टेट्स दैट, बच्चों बड़े ध्यान से देखें इसको, और बहुत ही, अगर ये दो आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बड़े ध्यान से एक दो बार लिख के कर लिए तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझें, रटने का प्रयास ना करें ज्यादा। अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो केमिस्ट्री बड़ी इजी हो जाएगी, और अगर रटेंगे तो बेटा बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, आज याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे कि क्या था, और आप सही से उसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे। तो जो भी है उसका हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं यहां पर ध्यान रखें। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, तो बेटा ध्यान रखेंगे, मैंने यहां पर लिया कार्बन लिया और मैंने लिया सल्फर, मैंने कार्बन और सल्फर लिया है, और ये क्या हो रहा है बेटा, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट से क्या होगा, कंबाइन होगा। यहां पर देखें ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है। जब दो एलिमेंट्स कार्बन और सल्फर ले लिए मैंने सेपरेटली, मतलब कार्बन अलग कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से और सल्फर अलग कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ क्या बना रहा है CO2, और यहाँ क्या बना रहा है SO2। ओके, तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर सेपरेटली कंबाइन हुआ हमारे पास कार्बन से ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन हुआ सेपरेटली कंबाइन, सल्फर हुआ इससे कंबाइन, तो सेपरेटली क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ओके, अब ध्यान रखें यहाँ पर हमें क्या करना है। तो हमने जो देखा यहाँ पर सेपरेटली जब कंबाइन हुआ तब हमने रेशियो निकाल लिया। व्हेन पहले मैं यहां पर ही पढ़ रहा हूं, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो यहां पर देखेंगे तो सेपरेटली कंबाइन हो रहा है, तो व्हेन कार्बन एंड सल्फर
कंबाइन किससे हो रहा है, कंबाइन सेपरेटली, ओके, सेपरेटली, ओके, किसके साथ, विद ऑक्सीजन, ठीक है। देन द रेशियो, देन द रेशियो, देन द रेशियो, रेशियो क्या आएगा, कार्बन होगा। फिर हमने सल्फर का निकाला, तो यहाँ कार्बन बेटा देखो एक है, सल्फर कितना है, एक है, ऑक्सीजन तो हमारे दो 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 हैं, तो कार्बन और सल्फर का रेशियो हम निकालेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 32। जब इसको करेंगे तो रेशियो आएगा 3:8। इतनी बात समझ में आ गई। बस इतना ध्यान रखना है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, कार्बन अलग कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, सल्फर अलग कंबाइन हो रहा है, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखें, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू शो, मतलब अभी हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब अभी समझाऊंगा, होल नंबर रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ। तो बेटा इस पे फोकस करो, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कहने का मतलब है। अब हम रेशियो निकालेंगे व्हेन दे कंबाइन देमसेल्फ, जब कंबाइन हो रहे हैं, जब ये कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे CH2। तो व्हेन कार्बन एंड सल्फर कंबाइन, क्या करेगा, कंबाइन देमसेल्फ, देमसेल्फ। तो देमसेल्फ में बेटा देखो कार्बन कितने हमारे पास एक है, और सल्फर कितने हैं बेटा हमारे पास दो होंगे। तो यहाँ पर रेशियो देखो यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमें निकालना है, 1 मिनट रुक जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें बेटा, हमारे पास देखो कार्बन एक था 12, CH2 में कितना है बेटा, CH2 में कितना है, एक कार्बन है, और सल्फर हमारे पास कितने हैं, दो हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सिंपल ध्यान रखें कि सल्फर हमारे पास जब दो हैं तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो गया 64, क्योंकि 2 × 34 32। तो ये देखें, ये हमने जब इसको किया तो आया 3:60। अब इन दोनों कंपाउंड्स का जो रेशियो निकला है वो क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। तो वही लिखा है, जब यहां पर लिखा है देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू शो वी आर अ सिंपल होल रेशियो। तो इसका रेशियो जब हम सेपरेटली कंबाइन हुआ और देमसेल्फ जब आपस में कंबाइन हुए, तब हमने क्या किया, इनका रेशियो किया। तो रेशियो देखो सिंपल होल रेशियो है, द रेशियो, ठीक है, द रेशियो, तन्मय आवाज कम, द रेशियो ऑफ मासेस इन विच, ठीक है, इन विच दे डू सो, ठीक है। तो बेटा रेशियो हम किसका निकालेंगे, इन दोनों कंपाउंड्स का। तो हमने यहां पर रेशियो किसका निकाला 3:8 अपॉन 3:16। तो देखो ये वाला ऊपर पहुंच जाना है, ये वाला यहां पहुंच जाना है, तो हमने क्या किया 3 × 16 और 8 × 3, तो 3 से 3 कट गया, और ये आया रेशियो कितना 2:1। तो बेटा रेशियो कितना आया 2:1, जो एक सिंपल होल रेशियो। तो मेरे हिसाब से आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को, जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होते हैं तब उनका रेशियो निकाला तो 3:8, जब दोनों देमसेल्फ कंबाइन होते हैं तब उनका रेशियो निकाला। और ये कह रखा है देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर अ स्मॉल रेशियो, तो इसका द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, तो बेटा इन दोनों का रेशियो निकाला तो आना चाहिए क्या, जब सेपरेटली कंबाइन हुए थे और जब साथ में कंबाइन हुए थे तब उनका रेशियो क्या आना चाहिए, एक सिंपल होल रेशियो आना चाहिए, यानी 2 बनाया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल लॉ है हमारे पास, जर्मिनियन क्रिस्टन ने दिया था। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे, बड़े ध्यान से करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन हमारे पास आया गेल यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ है। तो ध्यान रखें गेल यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स लिए हैं वो क्या होंगे, केवल गैसेस होंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया अकॉर्डिंग टू द गेल यूसेक लॉ कि जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी दे डू सो इन वॉल्यूम्स, मतलब वॉल्यूम्स में कंबाइन करेंगी। किसमें करेंगी, वॉल्यूम्स में। जब उनकी कंडीशंस क्या होंगी, सेम होंगी, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, और प्रेशर क्या होगा, सेम होगा बेटा। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखें, दिस लॉ इज गिवन बाय गेल यूसेक इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना है, सिमिलर रहना है दोनों गैसेस का जो कंबाइन करेंगे। व्हेनेवर गैस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स, किसमें कंबाइन करेंगे, वॉल्यूम्स में। अभी हम इसको समझेंगे। विच वियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विच ईच अदर एंड ऑल्सो विद अ गैसियस प्रोडक्ट। तो ध्यान रखें किस तरीके से हमें करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया बेटा, ये गैस ले ली मैंने H2 और क्या ले लिया Cl2, ये क्लोरीन गैस है और ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, और इसने मिलकर बना दिया 2HCl,
और यहाँ पर ये भी क्या है, एक गैस है। तो बेटा ये गैसेस हैं और इसका मैं वॉल्यूम देख रहा हूं, तो वॉल्यूम क्या है, इसका वन वॉल्यूम क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है किसके साथ, वन वॉल्यूम ऑफ किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ, और कितना बना रहा है, टू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो वॉल्यूम निकालना तो बड़ा आसान है, कोई भी गैस है उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हो गया वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, जो आगे न्यूमेरिकल आपका लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। अब इनका अगर मैंने रेशियो निकाला तो मैं रेशियो निकालूंगा, ठीक है। तो रेशियो क्या निकालेंगे हम, देखो हाइड्रोजन का रेशियो निकाला, Cl का रेशियो निकाला, और किसका निकालेंगे, HCl का। तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, 1:1 और रेशियो 2। तो इसे एक सिंपल होल रेशियो आ रहा है, तो वही तो कर रखा है, जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो वॉल्यूम्स में कंबाइन होती हैं, है ना, और जब उनका हम रेशियो निकालते हैं तो एक सिंपल होल रेशियो आना चाहिए। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारे पास है N2 और प्लस 3H2 और क्या बना दिया, 2NH3, ये हमारे पास हो गया। तो बेटा इस यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दे रखा है तो हमने 1 लगा दिया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 3 वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 2 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, देन गिव्स, मतलब दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो बेटा क्या आना है, अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या आएगा, 1:3:2, जो कि क्या है, एक सिंपल होल रेशियो है। नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन आया गैलुस्टेक लॉ से, जिससे हमको समझाया जाएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन वंस इज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा हमने क्या लिया, एक मीथेन ली, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH2, और बेटा 1 करता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसने क्या बना दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन H2, मतलब वाटर बना दिया। तो यहाँ पर देखो बेटा पहले इसको बैलेंस कर लो, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पर हमने कर लिया क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो ये हमने कर लिया। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, आपसे क्या कर रखा है, जब 100 ml ऑफ मीथेन, तो इसका हमने ये पहली रिएक्शन लिख ली, तो 100 ml क्या लिख लिया, इसका वॉल्यूम लिख लिया। अब कह रखा है जब ये बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर, जो हमें दे रहा है प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो यहाँ पर बेटा वॉल्यूम ऑफ क्या पूछ रहा है हमसे, ऑक्सीजन का पूछ रहा है। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ध्यान रखा है कि आपका क्या है कि सबसे पहले 1 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है, 100 ml है, और यहाँ पर डबल हो जा रहा है। तो वैसे अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 200 ml, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। यहाँ पर देखें 2 आ जा रहा है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका 1 वॉल्यूम है, इसका डबल है, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200 ml। अगर इस तरीके से नहीं निकालने तो इस तरीके से निकाल लें, CH4 जिसका वॉल्यूम दे रखा है, और ऑक्सीजन ये हमारा दे रखा है। तो बेटा इसका देखो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और इसका कितना वॉल्यूम है, 2, इसका दे रखा है बेटा CH4 का कितना दे रखा है, 100 ml, और ऑक्सीजन का हमें निकालना है, हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 ml, तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट वन, देखें यहाँ पर हमने क्या किया है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बड़ी आसानी से हो गया, हमसे वॉल्यूम पूछा था और बड़ी आसानी से हमारा यहाँ निकल आया। नेक्स्ट वन बेटा देखें, द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 750 ml of carbon dioxide when 2 volumes of carbon monoxide combined with 1 volume of oxygen to produce 2 volume of carbon dioxide। जो जैसा जैसा कहता जा रहा है, पहले तो बेटा हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो रही है when the 2 volumes of carbon dioxide, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी रिएक्शन हो गई भाई। और बैलेंस है मेरे हिसाब से, आप देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखें क्या कह रखा है, तो अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट पूछ रखा है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट पूछ रखा है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रखा है क्या, अमाउंट, अमाउंट मतलब ग्राम में इसका मास पूछ रखा है। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन का भी मास पूछ रखा है, यानी ऑक्सीजन का भी क्या पूछ रखा है बेटा, अमाउंट पूछ रखा है। ये कह रखा है द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन एक चीज दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दे रखा है 750 ml। तो बेटा यहां से हम सिंपल क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड वॉल्यूम नहीं पूछ रखा है,
वॉल्यूम पूछ रखा तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम अगर पूछ रखा होता मान लो, तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम CO2 है तो उसका वॉल्यूम कितना है 750 ml। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 750 ml निकल आता। ऑक्सीजन का इसका आधा होता तो ऑक्सीजन का कितना हो जाता बेटा 375 ml। वो तो हम वॉल्यूम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर पूछ रखा है अमाउंट यानी मास पूछ रखा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो हम क्या रखेंगे सबसे पहले बेटा, देखो हमारे पास 2 वॉल्यूम क्या है, अगर हम देखें तो 2 वॉल्यूम ये और 2 ही वॉल्यूम क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये क्या जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेटा देखो, तो हमारे पास ये आया 1 1 लिख दूं मैं यहाँ पर, या 2 2 लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें क्या आया हमारे पास, या हम इस तरीके से निकाल लें, ठीक है, थोड़ा सा अलग मेथड लगाएं इसमें, ठीक है, चलो दूसरा लगाते हैं, 1 मिनट देखें। लेकिन बेटा वो थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड होगा, तो ध्यान रखेंगे, या तो मैं पहले वॉल्यूम निकाल लूं, तो वॉल्यूम तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 750 आ जाएगा, उससे मैं क्या निकाल लूं मोल निकाल लूं, मोल का फॉर्मूला रख दूं गिवन मास अपॉन मोलर मास, उससे हम निकाल लेंगे इसका मास। लेकिन उससे भी सिंपल मेथड मेरे पास है, तो हम वो करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा सा आगे लगेगा बेटा, तो ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें मेथड्स में चेंज करूंगा, किस तरीके से हम करेंगे। ओके, तो देखें क्या करना है, हमें बड़ी सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे। तो देखो, तो बेटा अगर मैं देखूं तो CO2 का कितना है 2 मोल, और वो सॉरी CO का कितना है 2 मोल, और इसका भी कितना है 2 मोल। तो अगर मैं देखूं तो ईच मोल मतलब 1 मोल CO का रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल CO का रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल CO2 का करेगा। तो हम क्या लिखेंगे मोल ऑफ CO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या बेटा CO2 लिख दूं मैं यहां पर। तो बेटा यहां पर जो हम मोल निकालेंगे वो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट। तो हम निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू बेटा यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, यहां पर वॉल्यूम दे रखा है तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लगाएंगे। तो बेटा यहां पर होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, बेटा मोलर वॉल्यूम ध्यान रखना। अब यहां पर देखो मैं यहां पर निकाल रहा हूं, ठीक है, चले यहां पर ही निकाल देते हैं। तो गिवन मास हमें किसका बेटा किसका निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और मोलर मास कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 1 है, तो कार्बन का कितना होता है बेटा 12, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 60, तो कितना हो गया 28। तो ये हो गया गिवन मोलर मास कितना हो गया 28। गिवन वॉल्यूम बेटा CO2 का दे रखा है आपको सामने ही दे रखा है 750 ml, और मोलर वॉल्यूम होता है बेटा 222.4 लीटर। लेकिन बेटा ये ml में, तो इसको ml में चेंज करेंगे तो 2 और क्या कर लेंगे इसके हम डिवाइड कर लेंगे। वैसे मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, लीटर को किस में चेंज कर लिया हमने ml में। अब गिवन मास यहां से हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। तो गिवन आपका कैसे आ जाएगा 750 इंटू 28 अपॉन 2240। तब अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, आपको ध्यान रखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है। तो देखें मेरे पास ये कैलकुलेटर से मैं करता हूं 750 इंटू 28, ठीक है, इंटू 28, और बेटा मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 21,000, और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 2240 से। तो ये आ रहा है बेटा आपका जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो बेटा आ रहा है हमारे पास कितना 0.9375 ग्राम। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से हम कार्बन किसका अमाउंट निकाल लेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे। तो ये तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया, फिर से देख लो। तो जब 2 मोल इसके थे तो 2 मोल इसके थे, यानी 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा था तो 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा था, तो हमने लिखा मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बेटा हमने मोल लगाया इन टर्म ऑफ किसमें वेट में गिवन मास अपॉन मोलर मास, इनमें लगाया मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो हमने गिवन मास निकालना है, मोलर मास आपका 28 आ रहा है, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने देख लिया। नेक्स्ट वन इज इक्वल टू बेटा गिवन वॉल्यूम कार्बन का दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है 720, और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो बेटा मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसको मैंने क्या बेटा ऊपर ml में था तो इसको भी ml में चेंज कर लिया, तो ml में जब चेंज किया तो ये आया 22440। बस भाई गिवन मास निकाल लिया यहां से हमने। नेक्स्ट वन देखते हैं मास ऑफ किसका ऑक्सीजन का।
तो यहां पर मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं इरेज कर रहा हूं उसको। तो यहां पर जैसे हमने ये लिखा है, जैसे हमने बिल्कुल अभी निकाला था कार्बन मोनोऑक्साइड का मास, ऐसे ही हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन का। ओके, बिल्कुल सिंपल मेथड लगा के हम इसको कर लेंगे बेटा। चलें, ये मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो इसका भी हम मास निकाल लेंगे, बस यहां पर मोल्स पे वॉल्यूम्स पे ध्यान रखना है, ठीक है थोड़ा। तो देखें अब क्या करना है, तो यहां पर हमें करना है बेटा, सबसे पहले देखें, अब मुझे निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा यहां पर भी लगाऊंगा मोल्स वाला। तो बेटा यहां पर देखो, अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल हैं, 2 हैं। तो मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, आधे। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या है इसका 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने यहां पर क्या लगाया बेटा, इन टर्म ऑफ क्या लगाऊंगा, वॉल्यूम, मास के टर्म में मोल्स लगाऊंगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इजिकल टू क्या लगाएंगे बेटा, ये हाफ लिखूंगा मैं यहां पर। और यहां पर क्या लगाएंगे, मोल्स ऑफ, तो वॉल्यूम के टर्म में लगाऊंगा, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो बेटा अभी हमने निकाला था, तो 1/2 गिवन मास हमें निकालना है ऑक्सीजन का बेटा, और मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16 कर लिया तो कितना आया, 32। तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम कितना आया, मोलर मास कितना आया, 32। गिवन वॉल्यूम यहाँ पर कितना है बेटा, 750। मोलर वॉल्यूम कितना है, वही 22400, क्योंकि एमएल में रखा था। अब डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर डायरेक्ट कर ले, यहाँ पर कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कराते हैं इसको। तो ये आया क्या, देखो गिवन मास कितना आ जाएगा बेटा आपका, गिवन मास आ जाएगा 750 इंटू 232 इंटू 2 अपॉन कितना, 22400। तो गिवन मास कितना आ जाएगा, मोलर मास, गिवन मास आ जाएगा ग्राम में। तो यहां पर देखें किस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं 750 इंटू 32 इंटू 2, ओके, और इसकल टू आ रहा है 48,000, एंड डिवाइड कर दिया हमने किससे, 22400। तो ये आ रहा है बेटा आपका 2.1428 ग्राम। ओके, ये आ गया हमारे पास भाई, ये इसका मास आ गया भाई, दोनों का मास निकाल आया। क्यों लिया मैंने हाफ, क्योंकि आधा है बेटा, ये 2 मोल्स था, ये 2 वॉल्यूम था, तो इसका कितना था, 1 वॉल्यूम था, तो वही कर दिया, आधा कर दिया था मैंने। बड़े सिंपल तरीके से। बस अब हम जब मोल टर्म निकालेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब उसमें आपको क्लियर मालूम होगा। मोल जो है, मोल कॉन्सेप्ट, वो 3 टर्म्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो टर्म इन वेट, टर्म इन वॉल्यूम, और टर्म इन क्वांटिटी। हम बात करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलूसेक लॉ का, कंबाइनिंग वॉल्यूम। वी हैव 90 ml ऑफ N2 और एंड 90 ml ऑफ H2 गैस। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एंड अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहां पर हमें रिएक्शन लिखनी है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और बना क्या रहा है, अमोनिया बना रहा है NH3। तो यहाँ बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 3 और यहाँ लिखेंगे 2, तो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ कह रहा है बेटा हमारे पास है, वी हैव 90 ml, हमारे पास क्या है, आपके पास है 90 ml क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और 90 ml क्या है, हाइड्रोजन। इतनी ही है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बड़े वाले को देखेंगे बेटा, यस कंडीशन में याद रखना, सबसे बड़े वाले को देखेंगे। तो बड़े वाले को जब हमने देखा तो ये आ गया 90 ml। अब बेटा यहां पर देखो 3 वॉल्यूम है, और यहां पर कितना है, 1। तो बेटा याद रखने इसका मतलब तीसरा पार्ट, 1/3 पार्ट कितना होगा, नाइट्रोजन। तो बेटा याद रखें, इसमें तो हमारा 90 ml पूरा यूज हो जाएगा, बट यहां पर देखो, यहां पर 1 है। तो हमारे पास है तो 90 ml नाइट्रोजन, बट यूज कितनी होगी वो आप देखेंगे। तो इसकी मतलब क्या होगा, 3 पार्ट होगा, 1/3 पार्ट। तो अगर मैं 90 का 1/3 पार्ट निकाल लूं तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 30 ml आ जाएगा। तो इसका जो यूज हो रहा है वो कितना होगा, 1 का कितना होगा, 30 ml। तो 1 का 30 ml है, 3 का 90 ml हुआ, तो 2 का कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया कितना आ गया, 60 ml। तो बेटा इस कंडीशन में सबसे पहले देखें, हमें दिया तो है 90 ml नाइट्रोजन दिया है, 90 ml ऑफ हाइड्रोजन भी दिया है।
लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन है वो कितना यूज होगा। तो सबसे पहले इस कंडीशन में सबसे बड़े वाले को आप लिख लें, पूरा यूज होगा उसका, तो इसका 1/3 पार्ट होगा, तो 1/3 90 का कितना हो गया 30 ml हो गया, इसका 30 ml। तो नाइट्रोजन का NH3 का कितना हुआ, जब 1 का 30 ml है तो 3 का कितना हुआ 90 ml, वो तो हमें मालूम है। और 2 ml 2 वॉल्यूम का कितना हुआ 60, जब 1 का 30 तो 2 का कितना हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन तो लिखा है। अब आपसे कह रखा है द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आ गया बेटा, आपका आ गया 60 ml। नेक्स्ट वन कह रखा है बेटा, आप ध्यान रखें, ये हमसे कह रखा है, यहां पर ध्यान रखेंगे कि अनडिरेक्टेड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम अनडिरेक्टेड रहेगा, तो बेटा हमारे पास था कितना, तो अनरिएक्टेड वॉल्यूम, अनरिएक्टेड क्या कर रहा है आपसे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो क्या किया 90 में से बेटा यूज कितना हुआ था 30 ml, तो 90 माइनस 30 ml, तो बेटा यहां पर कितना आया 90, एक मिनट रुक जाए मेरा पेन थोड़ा सा, 90 माइनस 30 ml, तो ये कितना आ गया हमारे पास 60 ml अनरिएक्टेड। आई होप सो समझ में आया होगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसको, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और, तो बेटा इस क्वेश्चन को देख लें, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे गैल-ल्यूसेक लॉ, और क्वेश्चन नंबर 4 आप डिस्कस कर दीजिए। तो एक बार इसको करके प्रयास करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर हमारा है बेटा गैल-ल्यूसेक लॉ का क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान रखेंगे, मैंने ये कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रखे हैं और आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से। मैंने 3 क्वेश्चन करा चुका हूं और इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ओके बच्चों। और अगर नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर गैल-ल्यूसेक का क्वेश्चन नंबर 5 आप बता दीजिए, इसका आंसर नहीं आया, तो कुछ ट्राई करें, ये है आपका होमवर्क में। नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं बेटा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पे। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बेटा क्या है, पहली बात तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस दिस इज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1811 में। पहली बात बच्चों, मैं 3 लेक्चर्स दे चुका हूं जिसमें मैंने काफी चीजें डिस्कवर कर रखी हैं, ये मेरा 4th लेक्चर है यहाँ पर। तो 4th लेक्चर में हम काफी कुछ कवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखें जिन बच्चों ने पीछे के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो समझने के लिए 3 लेक्चर्स आप पीछे के देख लें, ठीक है। जो आपके होंगे, जो उनके लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से कर लें, बड़ी आसानी से हम पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टाइम टू टाइम बेटा आपके वीडियोस आते रहेंगे, तो बड़े ध्यान से इसको करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप यहां पर देखें, दिस इज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1811। तो बेटा अगर आप देखें तो मैं यहां पर आपको जो पढ़ा रहा हूं वो बना रहा हूं फिजिक्स ब्रो पे, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, फिजिक्स ब्रो प्ले स्टोर पे एक ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे और आप मेरा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं। और आपको ध्यान है कि इसमें हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, पीडीएफ देंगे नोट्स की, डाउट क्लासेस रखेंगे, और बाकी आपको ये बता ही रहे हैं, ओके बच्चों। तो फिजिक्स ब्रो जो है वो प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। दिस इज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1811 में, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, देन द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तन्मय आवाज कम। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू, अगर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, फिजिकल कंडीशन सेम है, तो किसी कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हुई, चाहे वो नाइट्रोजन हुई, चाहे वो ऑक्सीजन हुई, चाहे वो अमोनिया हुई, चाहे वो आपकी कोई सी भी गैस हुई, HCl गैस हुई, अगर वॉल्यूम सबके इक्वल हैं तो वो इक्वल मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन एक्स मॉलिक्यूल कंटेन कर रही है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन कर रही है एक्स मॉलिक्यूल, 100 ml ऑफ अमोनिया कर रही है क्या एक्स मॉलिक्यूल्स। और यहां पर मैंने जब वॉल्यूम आधा किया तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, आधे हो गए। 200 ml हाइड्रोजन गैस हो गई तो उसके क्या हो गए 2 इंटू एक्स हो गए, यानी वॉल्यूम्स क्या हो गए, वॉल्यूम भी क्या हो गए, डबल हो गया, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डबल हो गए। तो अगर कहने का मतलब मान लो यहाँ पर मैं लेता है एक्स मॉलिक्यूल्स कितने लेता, 1000 मॉलिक्यूल ले लिया होते हैं अगर 100 में, तो इसके भी कितने होते 1000, इसके भी कितने होते 1000। जैसे ही वॉल्यूम आधा हुआ, गैसेस से मतलब नहीं है कौन सी गैस है, जैसे ही वॉल्यूम आधा हुआ
इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 500 मॉलिक्यूल्स हो गए। ऐसे ही जब वॉल्यूम डबल किया तो इसके कितने हो गए 200 मान लिए मैंने। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बड़ा सिंपल लॉ है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, एटम के बारे में पहली थ्योरी आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से क्या चीज है, एटम के बारे में हल्के हल्के पता लगना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। तो पोस्टुलेट्स क्या है इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, तो इन्होंने कहा जो मैटर है, मैटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। जो मास होता है जिसमें और क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है मैटर। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर है वो क्या बना, पहला ही पॉइंट देखे, पहला पोस्टुलेट देखे, जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम दे दिया एटम्स। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बना हुआ है, विच आर टिनी, बहुत छोटे होते हैं, इंडिविजुअली पार्टिकल, मतलब वो टूट नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट होता है टूट नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। ओके, नेक्स्ट वन इन्होंने कहा ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, सेम मास एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज एंड मास एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन्होंने कहा बेटा अगर मैंने मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन का है मेरे पास, तो हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है मेरे पास, मान लिया ये मेरे पास क्या है बेटा एलिमेंट, और ये छोटे 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 क्या है एटम से मिलके बना हुआ है, जिसमें क्या होंगे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। एलिमेंट हमने पढ़ा है सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। तो अगर मैं इसका ये वाला हाइड्रोजन एटम देखूं और ये वाला हाइड्रोजन एटम देखूं, तो ये सेम होंगे बेटा। सेम किस केस में, इनका मास सेम होगा, इनका शेप सेम होगा, इनका प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम होंगी, सब चीज सेम होगी। तो यही कहा था अगर एलिमेंट और उनके अगर सेम एलिमेंट के अगर हमने एटम्स ले लिए तो उनका मास क्या होगा सेम होगा, शेप सेम होगा, और प्रॉपर्टीज क्या करेगा सेम करेगा। अब इन्होंने कहा अगर मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ले लिए, मान लो एक एटम ले लिया क्लोरीन का और एक एटम ले लिया किसका हाइड्रोजन का, तो उन्होंने कहा कि इसके जो मास होंगे और साइज होगा शेप होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स थे। ये क्या आ गया सेकंड पोस्टुलेट हो गया। नेक्स्ट वन कह रखा है एटम बी क्रिएट नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड और डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इन्होंने कहा ना तो एटम्स क्रिएट किया जा सकता है, ना तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही एटम को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। अगर मैं कहूं इस मैटर को मुझे तोड़ना है, इस मैटर को खत्म करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जला ही तो सकते हैं, तो इसकी ऐश बन जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, जो इसमें वेपर होगी, वेपराइज जो भी मॉइस्चर होगा वो वेपर बन जाएगा। तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते, मतलब वैसे तो खत्म कर सकते हैं कि इसकी स्टेट तो चेंज कर सकते हैं, बट इसको खत्म नहीं कर सकते। तो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इसको छोटे पार्ट्स में हम नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट वन रखा है कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो बाय मास। ठीक है, जब ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखेंगे, जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे क्या करना है हमें। ओके, यहां पर ध्यान रखें, तो जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है मॉलिक्यूल बना रहा है। जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, ये एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है या क्या बना रहा है मॉलिक्यूल बना रहा है, बस यही बोला था। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल बना, क्या बना रहा है कंपाउंड बना रहा है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, और ये कंबाइन किस रेशियो में कर रहा है, वाई मास। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे एटम ऑफ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल। इन्होंने कहा कि जो एटम है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है एक एटम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है एक एटम है, ये आपस में क्या कर रहे हैं एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहा है मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। अभी इसके ड्रॉबैक्स भी आएंगे तो उसमें समझेंगे। नेक्स्ट वन 6 पॉइंट कर रहा है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इन अ फिजिकल चेंज, और ये हम पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बड़े सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखें, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये थ्योरी जब आई तो दिस थ्योरी डिड नॉट अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब इन्होंने बताया तो था एटम के, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट सजेस्ट दैट एटम आर इंडिविजिबल। एटम कैसा होता है? इंडिविजिबल रहता है, टूटेगा नहीं, बट हम चाहें किसी एटम से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉबैक रहा। It cannot explain the law of chemical combination it could explain the law of chemical combination based on weight but not on volume। इन्होंने जितना भी हमने कहा कि जैसे दो एलिमेंट्स थे, सेम एलिमेंट के एटम्स थे, कंबाइन हो रहे थे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या हो रहे थे? कंबाइन हो रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा था, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो रहे थे तो H2 बना रहे थे, और डिफरेंट सेम एलिमेंट के मतलब एटम्स कंबाइन हो रहे थे तो मॉलिक्यूल बना रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन हो रहे थे तो ये मॉलिक्यूल या क्या बना रहे थे? कंपाउंड बना रहे थे। तो इन्होंने कहा ये सब वाई वेट था, मतलब हाइट जो भी रिलेशन दिया था वो किस पे बिहाफ पे दिया था? वाई वेट। इन्होंने वॉल्यूम के बिहाफ पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया। ठीक है, दस इट कुड नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन ऑफ गेल-ल्यूसेक लॉ, क्योंकि गेल-ल्यूसेक लॉ जो लॉ था वो किस पे बेस्ड था? वॉल्यूम्स पे बेस्ड था। तो मासेस के बिहाफ पे तो बोल दिया, लेकिन वॉल्यूम के बिहाफ पे कोई भी इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। नेक्स्ट वन कहा था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज, प्रॉपर्टीज एंड द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया था कि भाई जब हाइड्रोजन जो हमने लिया था सेम एलिमेंट का एटम लिया था, और यहां पर हमने जो हाइड्रोजन लिया था वो सेम एलिमेंट का हाइड्रोजन लिया था, एटम लिया था, इनका मास क्यों सेम होता है, इनका शेप क्यों सेम होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं, ये कुछ भी नहीं बताया। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको क्लियरली, बहुत ज्यादा ब्रॉडली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट में मैंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स थे, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के ये मास जो थे वो डिफरेंट क्यों थे, सेम प्रॉपर्टीज क्यों सेम थी, बता दिया था, बस इसको क्लासिफाई नहीं किया था। इट कुड नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन व्हाई द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। ये नहीं बताया था कि सेम एलिमेंट के जब एटम कंबाइन हो रहे थे तो मॉलिक्यूल बना रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन हो रहे थे तो कंपाउंड बना रहे थे। तो ये क्यों बना रहे थे, किस रीजन में बना रहे थे, कैसे कंबाइन हो रहे थे, है ना? कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया। द थ्योरी एक्सप्लेन टू फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, कि इनके बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स है, जैसे एच एच के बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स है, इन्होंने इसको नहीं बताया। HCl के बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स है, ये भी नहीं बताया, किस तरीके से ये एक दूसरे दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स एक दूसरे को होल्ड अप करे हुए हैं, इनके बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट वन है 6 पॉइंट, इट कुड नॉट गिव अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं दिया। नहीं दिया मतलब एटम जो था क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना? और एटम क्या होता है आपको मालूम है, सिंपल फॉर्म होती है ना? नेक्स्ट वन, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा ये तो हम कवर कर चुके हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आ गई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने क्या किया, द मोस्ट ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वर रिमूव्ड बाय मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तब उसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या हुए, खत्म हुए। जो ड्रॉबैक्स थे उसी को खत्म किया था, तो वही पोस्टुलेट्स हो गए किसके, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। तो इन्होंने कहा एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सकता कि ये टूटे ना, है ना? नेक्स्ट वन, एटम इज स्टिल अभी भी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये मालूम है। नेक्स्ट वन, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर, कि ऑल एटम्स जो सेम एलिमेंट के हैं ऐसा जरूरी नहीं कि सेम हो, उनका मास सेम हो, उनका साइज सेम हो, उनका प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे यहां पर क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन क्या है, यहां पर हमने क्लोरीन लिए, तो क्लोरीन हो सकता है 2 एटम्स हमसे इसके लिए, तो बेटा एक का मास जो है यहां पर
वो है आपका 35 और एक का मास जो है 37। तो इनके मास क्या हो गए बेटा, डिफरेंट हो गए। जबकि वहां क्या कहा था कि उनके मास क्या होंगे, सेम होंगे, बट इनके मास क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के जो मास थे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बट मास क्या हो गए यहाँ पर, डिफरेंट हो गए। जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर वो सॉरी एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। ओके, क्या बोलते हैं, आइसो, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा सी और ये लिखा मैंने सॉरी ये आया मेरे पास एक 35 और एक का आया 37। और यहां पर देखें क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ये आया मेरे पास, और इनके एटॉमिक नंबर क्या थे, 17 और 17। तो एटॉमिक नंबर तो सेम थे, आइसोटोप्स का मतलब, आइसो का मतलब सेम और टोप्स का मतलब प्रोटॉन सेम थे। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास सेम नहीं है, इनको हमने क्या बोला, आइसोटोप। ये बात गलत हो गई कि भाई सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनके मास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट में हैव सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मास क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं भाई। इसके अकॉर्डिंग देखो कैल्शियम अदर, यहां पर जो कैल्शियम है बेटा, तो कैल्शियम अदर एटम का एलिमेंट है, सॉरी अदर एलिमेंट का एटम है, और आर्गन क्या है, अदर एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनके मास क्या है, सेम। तो ये कैसे हो गया, तो ये भी इनका जो था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी ये डाल्टन का ड्रॉबैक था और ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का क्या बन गया, पोस्टुलेट्स बन गया। इन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो हमेशा कंबाइन करेंगे एक सिंपल होल रेशियो। किसने कहा था, डाल्टन ने। बट ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर सुक्रोज का देख लो C12H22O11, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 12:22 और रेशियो 11, जो एक सिंपल होल रेशियो नहीं है। तो ये थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और बड़े ध्यान से इन तीन थ्योरी को आप ड्रॉ, मतलब दो थ्योरी को, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेंगे और ड्रॉबैक्स पढ़ लेंगे। कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, उसको मैं दोबारा रिवाइल करूंगा और वहां पर आपको कमेंट द्वारा ही बताने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं होगा तो उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये सब कवर किया है बेटा। तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें रेगुलर। आप बेटा ध्यान रख लें 11th क्लास का सिलेबस 10th क्लास के सिलेबस से बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो बड़ी ध्यान से करेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज लिख लिख के देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना कि इसको रटने का प्रयास करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, रटने का प्रयास करेंगे, तो बेटा एक दिन आप सब भूल जाएंगे, 2-3 दिन बाद सब भूल जाएंगे। तो ओके बच्चों, थैंक यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।